हेलो, नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज आप लोगों का सेकंड वीडियो है। कल संडे था तो कल मैंने ऑफ ले लिया था, है ना। तो आज रात के 10 बज रहे हैं और मैं वीडियो बनाने के लिए रेडी हूं। आशा करता हूं आपको जो पहला वीडियो था वो अच्छा लगा हो। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आपके पहले क्लास अकाउंट से। आप देख सकते हैं क्लास 11th अकाउंट्स, पहला लेसन चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग से हम लोग आपको स्टार्ट करेंगे पहले लेसन के साथ। अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग क्या है ये हमें समझना पड़ेगा। अकाउंटिंग is the art of recording, classifying, summarizing, analyzing, interpreting and communicating the results to users. अकाउंटिंग का ये प्रॉपर एक डेफिनेशन है। अगर हम कहें तो 3-4 लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन दिया है, लेकिन अगर हम उन तीनों चारों डेफिनेशन के कंक्लूजन निकालें तो ये है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट। आर्ट क्या होता है? ड्राइंग इज एन आर्ट, पेंटिंग इज एन आर्ट, सिंगिंग इज एन आर्ट, डांसिंग इज एन आर्ट। ये सब एक आर्ट है, मतलब करने का एक तरीका है, पर्सनल एप्लीकेशन। संगीत में 8 सुर होते हैं, सारे गामा पधा नीसा, लेकिन हर कोई लता मंगेशकर या अरिजीत सिंह नहीं बनता। ये आर्टिस्ट के ऊपर है कि वो कैसे उस सीखी हुई कला को, उस आर्ट को वो बेटर करता है। अकाउंट्स भी कुछ ऐसा है, हर कोई अकाउंट्स पढ़ता है लेकिन हर कोई ग्रेट अकाउंटेंट नहीं बनता। तो उसी तरह इसलिए अकाउंट्स को कहा गया है इट इज द आर्ट, ये कला है। ट्रांजैक्शंस को अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना भी एक आर्ट है, वो हम डिटेल में देखेंगे कैसे। इट इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, सबसे पहले रिकॉर्ड करना जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने फोन लिया 10,000 का, उसको मैं रिकॉर्ड करूंगा, है ना। मेरे पास कहीं से पैसे आए, कहां से पैसे आए उसको मैं रिकॉर्ड करूंगा। तो अकाउंट्स में सबसे पहले आता है क्या? रिकॉर्डिंग, की ट्रांजैक्शंस को आपको रिकॉर्ड करना है। चाहे कोई भी ट्रांजैक्शन हो, चाहे वो कैश में हो, पेमेंट हो गया है, या फिर वो क्रेडिट में हो यानी कि उधार में। आप कोई दुकान गए, आपने 50,000 का सामान उधार में लिया, तो आप वो भी कर सकते हैं। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग का मतलब चीजों को सॉर्ट आउट करना, सेपरेट करना। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा। 10th तक आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ा है साइंस में, उसमें भी क्लासिफाइड था कि ये फिजिक्स के चैप्टर्स हैं, ये बायो के चैप्टर्स हैं, ये केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं। ठीक उसी तरह अकाउंट्स में भी हमें क्लासिफाई करना आना चाहिए। एक राशन की दुकान में हर दिन 20, 50, 100 लोग आते हैं राशन लेने के लिए, और हम सभी को पता है राशन दुकानों में जनरली लोग उधार में सामान लेते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, एक रोहन है और एक मोहन है। अब रोहन के घर में दाल, चावल, आलू, सारे जो राशन की चीजें हैं, टूथपेस्ट, ये सब जा रहा है। तो ये जो चीजें हैं वो हमें किसके बुक में रिकॉर्ड करना पड़ेगा? रोहन के बुक में, ये क्योंकि ये रोहन के घरों में ये चीजें खरीदी गई हैं। उसी तरह राहुल है, राहुल ने मान लीजिए कुछ दूसरी चीजें खरीदी हैं, तो वो सारी चीजें किस में रिकॉर्ड होंगी? राहुल में। इट इज नोन एज क्लासिफाइंग। एक और एग्जांपल देना चाहूंगा, कैश एंड क्रेडिट। कैश ट्रांजैक्शन का मतलब जहां जहां कैश में पेमेंट हो गया है, कुछ भी पेंडिंग नहीं है। और क्रेडिट जहां जहां पेमेंट लेना या पेमेंट देना बाकी है। अगर आप उन दोनों चीजों को एक ही में रिकॉर्ड कर लोगे तो फिर जो शॉपकीपर, उसको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा कि मुझे कैश कहां से लूं, उधार में कहां से सामान गया है, उसको मैं कैसे रिकॉर्ड करूं। इसीलिए दोनों को सेपरेट रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब इसके एक फनी वे में समझते हैं। मान लेते हैं रोहन जो है, उसकी शादी हो चुकी है, उसने अपने बच्चों के लिए बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स, चॉकलेट ये सब लिया। राहुल जो है वो बैचलर है, अब उसके अकाउंट में बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स, कैडबेरी, ये सारी चीजें आ गई। मान लीजिए हगीज, डायपर्स भी आ गए। अब राहुल बोलेगा यार मेरी तो शादी नहीं हुई है, ये चीजें मेरे में कैसे आ गई? तो ये प्रॉब्लम शॉपकीपर को हो सकता है अगर वो सारी चीजों को एक में डाल दे। तो रोहन का अकाउंट अलग, राहुल का अकाउंट अलग। ठीक है बच्चों, इसको कहते हैं क्लासिफाइंग। इसके बाद समराइजिंग, सारे चीजों को समराइज करना। आप लोगों को क्लास 10 में भी मार्कशीट मिला होगा, उस मार्कशीट में आपके पूरे साल का परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड होता है। आप लोग
इंग्लिश में पूरा लेसन पढ़ते हो, फिर उसका समरी लेते हो कि उस छोटे से समरी में आपको पूरे लेसन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो अकाउंट्स में भी वैसे आता है समराइजिंग, कितना एक्सपेंस हुआ, कितनी इनकम हुई, कहां से ज्यादा पैसे आ रहे हैं, कहां सेल्स उतने ज्यादा नहीं है, कहां उतनी बिक्री नहीं हो रही है। ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा अगर आप कभी राशन दुकान गए हो कि भैया ये सामान है क्या आपके पास, नहीं भैया पोसाई नहीं पड़ता। व्हाट डज इट मीन पोसाई नहीं पड़ता? एक बहुत ही कॉमन टर्म है जो राशन दुकान में यूज करता है, मतलब उसके सेल्स ज्यादा नहीं है। जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूं, मैं जनरली नॉन वेजिटेरियन हूं, मुझे नॉनवेज खाना बड़ा पसंद है, ठीक है ना। अब मैं किसी भी होटल में जैसे जाता हूं तो मैं सबसे पहले बोलता हूं भैया मटन बिरयानी है क्या, तो वो बोलते हैं नहीं भैया मटन बिरयानी नहीं है, मुझे पोसाई नहीं पड़ता। व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज इट इंप्लाई एक्चुअली? इट मीन्स कि मटन बिरयानी खाने वाले लोग कम है, जिसकी वजह से उसके सेल्स कम है, तो वो उसको अपने शॉप में नहीं रखता। जबकि चिकन बिरयानी खाने वाले ज्यादा हैं तो उसको वो शॉप में रखता है, बिकॉज उससे उसका प्रॉफिट बनता है। तो इसका मतलब यह है कि समराइजिंग करके आप देख सकते हो कि आपको एक साल में कहां सेल्स ज्यादा हुआ, कहां सेल्स कम हुआ। जैसे टाटा नैनो, रतन टाटा जी जो हमारे देश के एक आइकन है, बिजनेस लेजेंड है, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था टाटा नैनो। टाटा नैनो के सेल्स उतने नहीं हुए अनफॉर्चुनेटली, जिस वजह से रतन टाटा का जो एकदम ड्रीम प्रोजेक्ट था उन्हें उसको बंद करना पड़ा। क्यों? बिकॉज जब एक साल के बाद उसका समराइज करके अकाउंट निकाला गया कि टाटा नैनो को जो एक्सपेक्टेड सेल्स होने चाहिए थे वो सेल्स टच नहीं हुआ, इस वजह से टाटा को उस प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ा। तो पता कैसे चलता है? समराइजिंग। जैसे आपका मार्कशीट आपके साल भर के परफॉर्मेंस को डिक्टेट करता है कि साल भर आपने कैसा परफॉर्मेंस किया, किस सब्जेक्ट में आपके नंबर्स कैसे आए। उन सब्जेक्ट्स को डिसाइड करते हो, आप अपना आगे का सब्जेक्ट लेते हो, आप ये डिसाइड करते हो कि यार इसमें थोड़ा कम आया, मैं इसमें मेहनत करता हूं। तो उसी तरह अकाउंट्स में समराइज करके जो बिजनेसमैन होते हैं वो ये देखते हैं कि उनका फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, भविष्य में अपने बिजनेस में उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इट इज नोन एज समराइजिंग। एनालाइजिंग, एनालाइज का मतलब क्या है? जो बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, वो एनालाइज करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को कि बिजनेस एनवायरनमेंट का बिजनेस में क्या असर पड़ रहा है, ठीक है, और वो उस हिसाब से डिसाइड करते हैं कि करना क्या है। एक एग्जांपल देता हूं आपको। आज से कुछ 7-8 साल पहले 2015 में बाहुबली 1 मूवी रिलीज हुई थी। राजा मौली जी की वो मूवी थी, एस राजा मौली। आई एम श्योर आपने वो मूवीज देखी होगी, बाहुबली 1 एंड बाहुबली 2। जब वो मूवी मार्केट में आई तब लोगों ने देखा, एनालाइज किया, यार ये जो मूवी है लार्जर देन लाइफ, बड़े बड़े महल, राजा ऐसे तीर मार रहा है, लोग मर रहे हैं, घोड़े में आ रहे हैं, मतलब एक बहुत ही ग्रैंडियर था उस मूवी के प्रेजेंटेशन में। उसको एनालाइज करके देखा कि लोगों को ऐसे स्पेक्टिकल मूवीज पसंद आती है। उसको एनालाइज करते हुए जो बड़े बड़े स्टूडियोज हैं उन्होंने बजट अलॉट करना शुरू किया कि हमें इंडिया में वैसी मूवीज बनानी चाहिए, बिकॉज इसमें पब्लिक इंटरेस्ट ले रही है, मूवीज करोड़ों रुपए कमा रही है, एंड पब्लिक इज इंटरेस्टेड इन वॉचिंग दीज काइंड ऑफ मूवीज। तो कहने का मतलब है, एनालाइजिंग का मतलब बिजनेस के अकाउंट्स को चेक करके समझना कि बिजनेस में फ्यूचर में हमें किन चीजों में फोकस करना चाहिए और किस में फोकस नहीं करना चाहिए। मान लीजिए मैंने एक शॉप ओपन की, ठीक है, उस शॉप में हर प्रकार का जूस मैं सेल कर रहा हूं, मैंगो जूस, मिल्क शेक, चोको शेक, स्ट्रॉबेरी शेक जो मेरा फेवरेट है बाय द वे। अब जब मैंने एक साल बाद मैंने रिकॉर्ड्स चेक किया तो मैंने देखा कि स्ट्रॉबेरी, चोको ये शेक बहुत सेल हो रहा है, लेकिन जो बाकी शेक्स है वो उतने सेल नहीं हो रहे। तो मैंने एनालाइज किया कि क्यों ना मैं उन सेल्स को, उन शेक्स को बंद करूं और अपना पूरा ध्यान उन 3 शेक्स को बेचने में लगाऊं जिसके सेल्स ज्यादा हैं, तो इससे मुझे अपने बिजनेस में बहुत प्रॉफिट होगा। तो एनालाइज का मतलब अकाउंट्स के बुक्स को चेक करके समझना कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना सेल्स हुआ, कहां सेल्स कम हो रहे हैं, कहां बिजनेस के फालतू खर्चे हो रहे हैं, उसको डिसाइड करके समझ के, सिंपल वर्ड्स में कहूं, अंडरस्टैंडिंग एंड देन डिसाइडिंग व्हाट टू डू इन फ्यूचर। क्या कहेंगे बच्चों उसको? एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग, अपनी समझ इंटरप्रेट करना। अब देखिए, मान लीजिए एक ग्लास है, उस ग्लास में आधा पानी है, कोई कहेगा ये आधा भरा है, कोई कहेगा ये आधा खाली है। ये आपके इंटरप्रिटेशन के ऊपर है। जैसे एक छोटी सी चीज बताता हूं मैं,
मान लेते हैं केएफसी का, मैं आपको स्टोरी बताता हूं। केएफसी, केंटुकी फ्राइड चिकन, कोरबा में भी है, ये एक बहुत बड़ा बिजनेस ब्रांड है, ठीक है। जब केएफसी ओपन होने वाला था, आप यकीन नहीं करेंगे, जिसने इसको शुरू किया था मिस्टर रॉजर सैंडर्स, जब उन्होंने, एग्जैक्ट नेम मुझे याद नहीं आ रहा, उसमें अगर थोड़ी सी मेरी मिस्टेक हो जाएगी तो आप प्लीज उसे मुझे माफ कर देंगे, लेकिन केएफसी जिस आदमी ने शुरू की थी, उसने बहुत ज्यादा एज में जाके उसको शुरू किया था। और जब उसने केएफसी को शुरू किया था, तब बहुत लोगों ने कहा कि फास्ट फूड का बिजनेस उतना नहीं चलेगा, इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है। लेकिन उसने इंटरप्रेट किया कि नहीं, मैं फास्ट फूड को बना रहा हूं तो लोग इसको टेस्ट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि टाइम बच रहा है, चिकन जल्दी मिल रहा है, तो जरूर ये सेल होगा। ये उसका इंटरप्रिटेशन था, और उसका इंटरप्रिटेशन अच्छा था, और इसीलिए आज केएफसी दुनिया का $multi-million ब्रांड है। तो इट्स ऑल अबाउट इंटरप्रिटेशन, कि अगर मैं एक बिजनेसमैन हूं, मेरा किसी प्रोडक्ट में सेल नहीं हो रहा है, तो मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं उसको बंद कर दूं, या उसको मैं रीपैकेज करके दोबारा मार्केट में आऊं। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट विच इज नोन एज इंटरप्रिटेशन। या तो आप उस प्रोडक्ट को बंद कर दीजिए, यू क्विट, कि नहीं यार ये प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा है, लेट्स डू समथिंग एल्स, या फिर आप अपने उसी प्रोजेक्ट को रीपैकेज करके आप दोबारा मार्केट में आ सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट, व्हाट यू डिसाइड टू डू। इसके बाद कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग का मतलब होता है किसी बिजनेस में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। स्टेक होल्डर का मतलब क्या है? जिनका उसमें इंटरेस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका भी रिजल्ट आया 10th का, हु आर द स्टेक होल्डर्स? यू, योर पेरेंट्स, योर टीचर्स, योर ट्यूशन टीचर्स, एंड आई गेस most importantly you are the stakeholder, you are the biggest stakeholder, because आप क्या रिजल्ट ला रहे हैं, इससे आपको मतलब है, आपके पेरेंट्स को मतलब है, आपके टीचर्स को मतलब है, दे आर द स्टेक होल्डर्स, ठीक है। अब रिलेटिव्स को मतलब क्यों? वो तो नुक निकालने के लिए कि भैया उसको उतना परसेंट है, उनको मतलब नहीं है, दे आर द रियल स्टेक होल्डर्स। ठीक उसी तरह बिजनेस के भी स्टेक होल्डर्स होते हैं बच्चों। बैंक, जिसने बिजनेस को लोन दिया, क्रेडिटर, जिसने बिजनेस को क्रेडिट में रॉ मटेरियल की सप्लाई की, वर्कर्स, जो कंपनी में मेहनत कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स, जिन्होंने आपके बिजनेस में पैसा लगाया है, तो ये आपके बिजनेस के स्टेक होल्डर्स होते हैं। तो इनको कम्युनिकेट करना कि ये देखिए, ये 1 साल का हमारा प्रॉफिट है, ये 1 साल का हमारा सेल्स है, ये 1 साल का हमारा टर्नओवर है। इसको देखकर जो इन्वेस्टर होता है वो ये डिसाइड करता है कि क्या मुझे इस बिजनेस में और पैसा लगाना चाहिए। क्रेडिटर, जिसने दुकान को उधार में माल की सप्लाई की है, वो ये डिसाइड करेगा क्या मुझे इसे और माल की सप्लाई करनी है, ठीक है ना। वर्कर्स, वो प्रॉफिट को देखेंगे और डिसाइड करेंगे हमें कितना बोनस चाहिए। एंड गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट उस पर टैक्स चार्ज करेगा। तो इन यूजर्स को उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को देना ही अकाउंट्स है। ये देखिए, रिजल्ट्स टू यूजर्स। तो ओवरऑल ये आपका अकाउंटिंग है। वन वर्ड में कहूं, इट इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। जैसा फाइनेंस, मनी इज द सोल ऑफ बिजनेस, आत्मा है बिजनेस की। अकाउंट्स इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस में अकाउंट्स के थ्रू ही बातें होती है, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं, इसी के रूल्स चलते हैं। अब यहां पे आप देख सकते हैं फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। सो वी हैव टू आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। आपने क्या सेल किया, कितने रुपए का सेल्स किया, कितने रुपए का सामान परचेज किया। मेरी कार की फैक्ट्री है एग्जाम्पल, तो मैंने 1 साल में कितने के कार सेल्स किए, उन कारों को बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल, कितना फाइबर, कितना ग्लास, कितना रबर, ये चीजें लगी। ये सारे चीजों का जो एक्सपेंस है, जो रेवेन्यू है, एक्सपेंस मतलब कमाई, रेवेन्यू मतलब इनकम, वो सब आ जाएगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। मींस मनी हैज टू बी द बैकड्रॉप। उन ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करेंगे जिसमें मनी है। नंबर 2, मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। दोज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस नीड टू बी मेजर्ड इन मनी। कोई इंप्लॉय है, बहुत ऑनेस्ट है, बहुत ईमानदार है, बहुत लॉयल है, लेकिन क्या वो अकाउंटिंग में उसका वैल्यू है? वैल्यू इज 0। सोशली वैल्यू इज वेरी गुड कि बहुत ईमानदार है, बट अकाउंटिंग में वैल्यू उसका 0 है। व्हाई? बिकॉज ऑनेस्टी, लव, इमोशन, बॉन्ड, प्यार, दोस्ती, ये सब अकाउंटिंग में रिकॉर्ड आप नहीं कर सकते, बिकॉज आप इसको पैसे में मेजर नहीं कर सकते।
तो उन ट्रांजैक्शंस को हम लेंगे जिसको हम मनी में मेजर कर सकते हैं, चाहे वो करोड़ों का डायमंड हो, चाहे वो 1 रुपए का सामान हो, लेकिन मनी में वो मेजर होना चाहिए। अब आप खुद सोचिए, एक बिजनेस में टर्म होता है ले ऑफ। अब ये ले ऑफ क्या होता है? जब कंपनी में रिसेशन आती है, कंपनियों की प्रॉफिट्स में कमी आती है, कंपनी अपने यहां से हजारों लोगों को नौकरी से निकाल देती है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इन्होंने करोड़ों लोगों को नौकरियां दी हैं, लेकिन कभी कभी जब इन कंपनीज को लॉस होता है तो ये हजारों लोगों को अपने यहां से नौकरी से निकाल देती है, यहां तक कि उन वर्कर्स को भी जो 20-25 साल से उन कंपनीज के लिए काम कर रहे हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, जो 20-25 साल से किसी कंपनी के लिए काम कर रहा है, इतना वैल्यूएबल है, अगर उसका अकाउंट्स में वैल्यू होता, क्या कंपनीज उसको निकालती? नहीं। इसलिए निकाल देती हैं बिकॉज उनका टर्मिनेशन अब कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ, पैसे को लेकर बहुत जरूरी है, बिकॉज खर्चे बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट्स हो नहीं रहे हैं, तो उनको नौकरी से निकालना जरूरी है ताकि कंपनी के खर्चे बच सके। आप लोग सब आईपीएल देखते हैं, आईपीएल में भी ऐसे कितने प्लेयर्स हैं जो एक साल किसी एक टीम से खेलते हैं, अगले साल किसी और टीम से। अगर लॉयल्टी इतना बड़ा फैक्टर होता तो वो किसी एक टीम से हर साल नहीं खेलते। देयर मे बी सम एक्सेप्शन लाइक विराट कोहली जो हर साल बैंगलोर से ही खेल रहा है, लेकिन अब बाकी प्लेयर्स को देखिए, बिकॉज लॉयल्टी कैन नॉट बी मेजर्ड इन मनी, वेयर देयर इज मनी देयर इज देयर लॉयल्टी। तो कहने का मतलब यह है, इट द मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, इट हैज टू बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। थर्ड, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग करना एक आर्ट होता है। सर ड्राइंग एक आर्ट होता है? भाई मेरे से पूछिए, मेरी ड्राइंग कभी अच्छी नहीं थी, आलू बनाता हूं अंडा बन जाता है, आज मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है। तो ड्राइंग एक बहुत ही अच्छी आर्ट है, उसमें आपको पेशेंस चाहिए। अकाउंट्स को रिकॉर्ड करना भी एक आर्ट है। आप कैसे रिकॉर्ड करते हैं, कैसे लाइंस बनाते हैं, कितने ब्यूटीफुली उसको एक्सप्लेन करते हैं, ये सब अकाउंट्स में एक आर्ट है। अब संगीत, आठ और सुर है, लेकिन उसको कैसे गाना है उसमें भी एक आर्ट है। बैट तो हर कोई खेलता है, लेकिन हर कोई सचिन तेंदुलकर तो नहीं बन जाता, बिकॉज स्पोर्ट्स इज ऑल्सो इज एन आर्ट। तो आप कैसे अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, उसको कहते हैं आर्ट। तो अगला क्या आ जाएगा? रिकॉर्डिंग। जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है उनको हम रिकॉर्ड करेंगे। और जानते हैं बच्चों, सबसे पहले कहां रिकॉर्ड होगा? जर्नल। अकाउंट सबसे पहले कहां रिकॉर्ड होगा बच्चों? जर्नल में। ठीक है, जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए, 10 रुपए का माल बेचा, 2 रुपए का खर्चा हुआ, एवरी ट्रांजैक्शन which will be recorded, it will be recorded in journal for the first time. Okay, now classifying. What is classifying? I told you it means segregation of accounts. चीजों को अलग करके रखना। आप एक ही ट्रांजैक्शन में सब चीजों को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। मुझे एक बात बताइए, एक जूस की दुकान है, वहां पे लोग रोज आते हैं जूस पीने, क्या उस जूस वाले को किसी का नाम याद होगा? नहीं। क्यों? उनसे उसको पैसे मिल चुके हैं, जूस में उधारी में काम नहीं चलता। लेकिन जहां से हमको पैसे लेने हैं, हमें उनका नाम याद होता है। तो कहने का मतलब यह है, आप मुन्नी को बेचें, चमेली को बेचे, गब्बर को बेचे, या फिर पुष्पा को बेचे, अगर आपको पैसे इनसे मिल गए हैं, आपको इनके नाम से कोई मतलब नहीं है। लेकिन हां, अगर आपने किसी को उधार में माल बेचा है, आप उसका नाम रिकॉर्ड करोगे, क्योंकि कल आपको उसके पैसे, आपको उससे पैसे लेने हैं। तो इसीलिए कैश ट्रांजैक्शंस अलग बुक में रिकॉर्ड होगा, जहां जहां से पैसे आ गए हैं। क्रेडिट ट्रांजैक्शन, जहां जहां से पैसे नहीं आए हैं, जहां क्रेडिट में माल बिका है, उधार में माल बिका है, उनका नाम रिकॉर्ड होगा। एग्जाम्पल, मैंने मुन्नी को 10 रुपए का चॉकलेट बेचा, तो मैं उसको रिकॉर्ड मुन्नी के नाम से नहीं करूंगा, चॉकलेट 10 रुपीज सोल्ड, क्योंकि मेरे को मुन्नी को बेचूं, मैं शीला को बेचूं, किसी को भी बेचूं, पैसे मिल गए, नेम हैज नो इंपॉर्टेंस। लेकिन अगर मैंने मुन्नी को 20 रुपीज का चॉकलेट उधार में दिया है, मैं मुन्नी का नाम रिकॉर्ड कर दूंगा, क्योंकि मुझे उससे पैसे लेने हैं। तो कैश ट्रांजैक्शन अलग, क्रेडिट ट्रांजैक्शन अलग। उसी तरह किसी बिजनेस में, जैसे रिलायंस हो गया, सैमसंग हो गया, इतने बड़े बड़े बिजनेस है, उनको करोड़ों की डील्स होती है, करोड़ों का उनको रॉ मटेरियल मंगवाना पड़ता है। तो उन्होंने, और बड़ी बड़ी कंपनीज में कैश में काम नहीं होता, क्रेडिट में होता है, तो वहां पे उनको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। रिलायंस ने फाइबर कहां से लिया, अलग अकाउंट। रिलायंस ने ग्लास कहां से लिया, अलग अकाउंट। तो क्लासीफाई का मतलब होता है रिकॉर्ड्स को अलग अलग मेंटेन करना।
ताकि ऑडिट के समय, चेक करते समय, इंस्पेक्शन के समय गड़बड़ ना हो। आप खुद सोचिए ना, अगर एक ही कॉपी में एक ही कॉपी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एक ही कॉपी में हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, आप सब लिख देंगे तो एग्जाम के समय आपको उन आंसर्स को पढ़ने में कितना प्रॉब्लम होगा। लेकिन अगर आप हिस्ट्री का अलग, सिविक्स का अलग, इकोनॉमिक्स का अलग, तो आपको कितना आसानी होगा। इसीलिए क्लासीफाई करना बहुत जरूरी है। समराइजिंग, मैंने आपको बता दिया था, समराइजिंग मतलब पूरे अकाउंट्स को एक चीज में रिकॉर्ड करना। समराइज शॉर्ट फॉर्म, इसको कहते हैं फाइनल अकाउंट। जैसे आपका एनुअल का मार्कशीट आपका फाइनल है, उसी तरह समराइजिंग भी क्या होता है, फाइनल अकाउंट। ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट, जिसके बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन समराइजिंग में इन्हीं चीजों को हम पढ़ते हैं, ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट। और इसमें पता चलता है कि एक ईयर में, वन अकाउंटिंग ईयर में कंपनी ने एक साल में कितना प्रॉफिट कमाया, कितने सेल्स हुए, किसमें सेल्स ज्यादा हुए, ठीक है ना, किसमें सेल्स कम हुए। जैसे टाटा, उसकी आप पोर्टफोलियो चेक करिए। पोर्टफोलियो मतलब फोटोशूट नहीं, पोर्टफोलियो मतलब उसके पास कितनी कंपनीज है। इंडिया का पहला 5 स्टार होटल, होटल ताज टाटा का, टाटा सॉल्ट टाटा का, टाइटन टाटा का, ठीक है ना। तो इन सब का अकाउंट्स होगा, जिसमें वो चेक करते हैं कि एक साल में टाटा के किस फ्लैगशिप ने उसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट दिया। क्या टाटा को टाइटन घड़ी से प्रॉफिट ज्यादा हुआ, 5 स्टार होटल से ज्यादा हुआ, या किसी और कंपनी से ज्यादा हुआ जो उसकी फ्लैगशिप कंपनी है, ठीक है। तो फाइनल अकाउंट्स में कंपनी के बारे में पता चल जाता है, कितना प्रॉफिट, कितना लॉस, कितना सेल्स, कितना एक्सपेंस, एवरीथिंग। एनालाइजिंग मैंने आपको बता दिया बच्चों, समझना, उन चीजों को अंडरस्टैंड करना। जैसे रतन टाटा जी ने देखा नैनो का सेल्स नहीं हो रहा है, उसने उसको रोक दिया। अभी मैं आपको लेटेस्ट एग्जांपल दूं, आने वाले 5 से 10 साल में पेट्रोल डीजल की गाड़ियां बंद हो जाएंगी, बिकॉज पेट्रोल डीजल लगातार कम होते चले जा रहे हैं। उनके जो रिजर्व्स हैं वो लगातार, सॉरी माय मिस्टेक, उनके जो रिजर्व्स हैं वो लगातार खत्म होते चले जा रहे हैं, ठीक है। द रिजर्व्स आर कंटिन्यूअसली गेटिंग डिप्लीटेड बिकॉज वी ह्यूमंस आर वेरी ग्रीडी। जो पेट्रोल डीजल 50 साल बाद खत्म होता है वो बहुत जल्दी खत्म हो रहा है। और हाईवेज में जहां पेट्रोल पंप्स बनते थे, अब वहां पे क्या बन रहे हैं, अब वहां पे बन रहे हैं चार्जिंग स्टेशन, बिकॉज गाड़ियां किससे चलेंगी, इलेक्ट्रिसिटी से चलेंगी। और अगर आप न्यूज चैनल्स देखते हैं, जम्मू कश्मीर में जो बैटरी में लगता है लेड, उसका बहुत बड़ा रिजर्व मिला है। यानी आने वाला जो समय है, आने वाला जो टाइम है, वो बैटरी रिलेटेड कार्स का है। तो ज्यादातर बिजनेस अब अपने बिजनेस को शिफ्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक कार्स में। एग्जाम्पल टेस्ला, गूगल, महिंद्रा, ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां अपने कारों को शिफ्ट कर रही हैं, किसमें शिफ्ट कर रही हैं, इलेक्ट्रिक कार्स में, बिकॉज दे नो दैट फ्यूचर इज ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स। तो उसको क्या कहते हैं, समझना, इंटरप्रेट करना, बिजनेस को अंडरस्टैंड करना। एक और एग्जांपल देता हूं, आज से 10-15 साल बैक चले जाइए, दुकानों में लिखा होता था ओनली कैश, लेकिन अब बिजनेस को आप देखिए, ऑनलाइन पेमेंट, फोन पे, जीपे, एक ठेले में भी स्कैनर लगे होते हैं, बिकॉज आजकल कैश कैरी करना कम हो गया और आने वाले समय में ये और डेवलप होगा। तो हर बिजनेसमैन को इन चीजों को समझना पड़ता है, और ये समझने में हेल्प कौन करता है, उसका अकाउंटिंग, जो लास्ट में उसने बुक्स बनाए हैं कि किसकी सेल्स ज्यादा हुई है, उसमें मेहनत ज्यादा करो। जिसकी सेल्स नहीं हो रही है, जिसकी बिक्री नहीं हो रही है, या तो उसको बंद कर दो या उसमें कुछ और ऐड करके उसको मार्केट में फिर से लॉन्च करो। तो ये सारी चीजें बुक्स पढ़ के ही समझ में आती हैं। इसके बाद कम्युनिकेशन, बताया था मैंने आपको कि यूजर्स को, गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा बिकॉज गवर्नमेंट टैक्स लेगी, वर्कर्स को बताना पड़ेगा ताकि वर्कर्स उससे बोनस लें, रिसर्चर्स को बताना पड़ेगा जो देश का जीडीपी कैलकुलेट करते हैं कि देश ने एक साल में कितना कमाया। इसके अलावा क्रेडिटर्स, जिन्होंने उधार में बिजनेस को माल की सप्लाई की है, उसको बताना पड़ेगा ना, नहीं तो बोलेगा अरे ये बिजनेस तो लॉस में जा रहा है, अगली बार मैं इसको सामान नहीं दूंगा, मेरा पैसा डूब गया। तो वो देखेगा अरे वाह ये तो बढ़िया प्रॉफिट कमा रहा है, आप लो मुझसे उधार में सामान, बिकॉज उसको पता है उसका पैसा उसको मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें बुक्स देखकर ही डिसाइड होती है, और ये आपको यूजर्स को बताना पड़ेगा, बैंक को बताना पड़ेगा। मेरे बिजनेस, मान लीजिए साड़ी का बिजनेस है, बहुत बढ़िया साड़ी बिक रही है, अब मैं उस प्रॉफिट शीट को दिखाऊंगा, बैलेंस शीट को, कि ये देखिए, और बैंक बोलेगा वाह यार बहुत अच्छा प्रॉफिट है, आप हमसे और लोन ले लीजिए।
तो ये सारी चीजें यूजर्स को आपको बतानी पड़ती हैं। ठीक है, तो ये है बच्चों आज का टॉपिक जो मैंने आपको बताया है। ठीक है बच्चों, क्लास कंक्लूड करने से पहले एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा। हम एज इंडियंस हम हमेशा अपनी सोच को बहुत छोटी रखते हैं। हम सोचते हैं कि अच्छी जॉब मिल जाए, एक थोड़ा सा अच्छा पैसा बन जाए, एक जगह पे हमारा घर हो जाए, जब हमारी शादी की उम्र हो जाए, एक लड़कियां सोचती है कि अच्छा लड़का मिल जाए, लड़का सोचते कि अच्छी लड़की मिल जाए, लाइफ सेट। लेकिन कभी हम उस माइंडसेट को बड़ा नहीं करते। अगर हम ये सोचें कि हम पढ़ने के बाद, हमारी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद, बहुत सारे जो आजकल के यूट्यूबर्स हैं, मैं नोटिस करता हूं, वो कहते हैं पढ़ाई छोड़ दो, कॉलेज छोड़ दो। ये सब बहुत फालतू बात है। आप पढ़ाई करेंगे, एजुकेशन लेंगे, आपका माइंड ओपन होगा, आप डिग्री लेंगे, आपका माइंड ज्यादा सोचेगा। अब आप खुद सोचिए, एक 11th पास किया हुआ या 10th पास किया हुआ और एक ग्रेजुएट किया होगा, दोनों के माइंड के सोचने का तरीका अलग है। तो ग्रेजुएशन पूरी करें, पढ़ाई करें, ठीक है ना, उसके बाद जॉब करने के बजाय क्यों ना बिजनेस करने के बारे में सोचें। आप खुद सोचिए, आज KFC इतना बड़ा ब्रांड है। अब सोचिए, हमारी दादी नानियों से ज्यादा रेसिपी किसी को पता होंगी? वो सिलबट्टे में मसाला कूटना, वो बढ़िया बढ़िया डिशेस तैयार करके देना। मेरी दादी ने तो मुझे बहुत खिलाया है। मैं बचपन से ही नॉनवेज लवर रहा हूं, मैं बहुत नॉनवेज खाता था, अभी भी खाता हूं। तो अलग अलग डिशेस, अलग अलग रेसिपी, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट। लेकिन KFC जो ब्रांड है वो किसका है? अमेरिका का। कितने दुख की बात है कि आज वो KFC इतना बड़ा ब्रांड है क्योंकि उसकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग पे उन लोगों ने बिजनेस करने के बारे में सोचा। लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते। सोचिए, हमारी दादी नानियों के पास इतनी रेसिपीज हैं, इतनी एंशिएंट रेसिपीज हैं, जिन फॉरेनर्स को हमने स्पाइसी फूड खाना सिखाया, आज वो KFC में चिकन बेच के करोड़ों डॉलर कमा रहे। अगर किसी इंडियन ने ये सोचा होता और बिजनेस किया होता, आज वो ब्रांड हमारा होता। मैं ये नहीं कह रहा इंडिया में बिजनेसमैन नहीं है, लेकिन कम है। आप 10 में से 8 बड़ी कंपनियां गिनी है, वो अमेरिका की निकलेगी। लेवाइस अमेरिका, इंस्टा अमेरिका, फेसबुक अमेरिका, व्हाट्सएप अमेरिका, स्नैपचैट अमेरिका, KFC अमेरिका, तो टेस्ला अमेरिका। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सब कहां की हैं? अमेरिका के। बिकॉज दे गो फॉर इनोवेशन। तो हमें भी सोचना चाहिए। अब सोचिए, गॉसिप करना, बातें करना हमारा शगल रहा है, हमारी ये आदत रही है, बातें करना, इंजॉय करना, दोस्तों के साथ मिलना। लेकिन जो बातें करने का सबसे पहला जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था, वो किसने बनाया? मार्क जकरबर्ग, फेसबुक। तो कहने का मतलब ये है, आप ये सोचिए कि MBA करने के बाद, पढ़ाई करने के बाद आप कोई बिजनेस करने के बारे में सोचें, ताकि हम कई लोगों को नौकरी दें। और जो बड़ी बड़ी कंपनियां अमेरिका की हैं, वो इंडिया की हो। और जो आने वाला एरा है, जो आने वाली जनरेशन है, उनके लिए इंडिया एक बिजनेस हब हो। सो यू आर द फ्यूचर, यू आर द होप ऑफ इंडिया। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाली जो जनरेशन है, वो जॉब्स के बजाय बिजनेस करने के बारे में जरूर सोचेगी। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। गुड नाइट।